हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो मुगल काल के अंतर्गत जो शक्तिशाली शासक होते हैं या शक्तिशाली सम्राट होते हैं, हम लोग उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग जहांगीर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जहांगीर के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो जहांगीर का कार्यकाल होता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच। तो पिछली कक्षा थी, पिछली कक्षा में हम लोग ने जहांगीर के बारे में जाना कि उनका परिचय क्या होता है, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या अपने प्रजा के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आखिर उन्होंने अपने जो साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत में ही केवल सीमित था या दक्षिण भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन किए थे। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरी कक्षा लेके उपस्थित हुए हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो उन्होंने उनके जो सैन्य व्यवस्था होती है, क्या उन्होंने अपने सैन्य व्यवस्था में सुधार करते हैं या अकबर द्वारा जैसे प्रथा चल रही थी सैनिकों में वही प्रथा उन्होंने हूबहू लागू करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था। रिवीजन करने से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि जो कल की कक्षा रहती है वो रिवीजन हो जाती है, याद हो जाती है, और उसी के अनुरूप हम लोग आज की कक्षा को उसी निरंतरता रूप में या कह सकते हैं उसी रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं, ताकि वो कक्षा हमें लगे कि नहीं हमारी कक्षा एक दूसरे से लिंक करती है। इसी वजह से हम लोग रिवीजन किया जाता है। देखिए, कल की कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को भी विजय प्राप्त करते हैं। उत्तर भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात की जाए तो जहांगीर ने उत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है मेवाड़ क्षेत्र पर अपनी अधीनता को स्वीकार कराते हैं। अब इस अधीनता के क्रम में 1500 देखा जाए 1597 ईस्वी में जो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा प्रताप होते हैं, राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जब उनके पुत्र राणा अमर सिंह शासक बनते हैं, शासक बनने के क्रम में उन्होंने कुछ वर्ष शासन करते हैं। कुछ वर्ष शासन करने के पश्चात जब जहांगीर राजगद्दी पे आसीन होते हैं, उन्होंने 1615 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। क्या होता है, 1615 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वे उस क्षेत्र को विजय प्राप्त कर लेते हैं, या कह सकते हैं आपकी जो राणा अमर सिंह होते हैं, राणा अमर सिंह ने मुगल की अधीनता को या कह सकते हैं मुगल सेना की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो जहांगीर होते हैं, जो मेवाड़ क्षेत्र होता है उस पर उनकी अधीनता हो जाती है, कह सकते हैं उनका क्षेत्र हो जाता है। ये होता है उत्तर भारत में इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिस पे उन्होंने विजय प्राप्त करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है वो होता है अहमदनगर राज्य पे उन्होंने आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण करने के दौरान उस अहमदनगर का जो शासक होते हैं, उस समय उनके शासक होते हैं निजाम शाह। कौन होते हैं? निजाम शाह होते हैं। और वजीर उस अहमदनगर क्षेत्र के जो वजीर होते हैं मलिक अंबर। कौन होता है? उनके जो अहमदनगर क्षेत्र होता है उसका जो वजीर होता है मलिक अंबर होते हैं। आखिर जब अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने जाते हैं, किस वर्ष उन्होंने अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करते हैं ये जान लेते हैं। अहमदनगर राज्य पे उन्होंने 1616 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए जाते हैं। जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने अपने पुत्र को क्या होता है अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजते हैं। किसको? अहमदनगर राज्य क्षेत्र पे उन्होंने आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र को भेजते हैं। 1616 ईस्वी में उन्होंने अपने पुत्र जो खुर्रम होते हैं, खुर्रम को अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। और खुर्रम को जब वहाँ पे भेजते हैं या कह सकते हैं अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, तो उन्हें एक उपाधि प्रदान करते हैं। क्या होता है? एक उपाधि प्रदान करते हैं जो होती है शाह उपाधि होती है। कौन सी होती है? शाह उपाधि प्रदान करते थे ताकि वे अहमदनगर राज्य पर जाएं, वहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिखे। लेकिन विजय कह सकते हैं कि इन दोनों सेनाओं के आमने सामने युद्ध होता है। उन सेनाओं के बीच, दोनों सेनाओं के बीच एक संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात जब खुर्रम या कह सकते हैं खुर्रम वापस आते हैं या दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, जब दिल्ली हुए आप वापस आते हैं तो उसी बीच जो जहांगीर होते हैं उन्हें शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। क्या होता है? जब अहमदनगर और दिल्ली के बीच एक संधि हो जाती है, संधि होने के क्रम में जो खुर्रम होते हैं जहांगीर द्वारा उन्हें शाहजहाँ की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो अहमदनगर क्षेत्र पे उनका आक्रमण होता है, और जो उत्तर भारत की बात की जाती है मेवाड़ क्षेत्र पे उनका आक्रमण होता है। ये दो आक्रमण जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिस वजह से देखा जाए तो जो मेवाड़ का क्षेत्र होता है उस समय जो मराठा क्षेत्र होता है या मेवाड़ क्षेत्र होता है उन पे मुगलों की अधीनता हो जाती है। उस समय उत्तर भारत का ये सबसे शक्तिशाली क्षेत्र होता था, मेवाड़ का क्षेत्र। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो अहमदनगर सबसे शक्तिशाली क्षेत्र उस समय हुआ करता था। इन दोनों क्षेत्रों पे देखा जाए तो एक पे जो उत्तर भारत का क्षेत्र होता है उस पर अधीनता स्वीकार हो जाती है, जबकि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है अहमदनगर
अहमदनगर और जो दिल्ली की सरकार होती है, कह सकते हैं दिल्ली क्षेत्र या कह सकते हैं जो मुगल सेना होती है, उन दोनों के बीच संधि हो जाती है। देखिए अगला क्या होता है कि जो खुर्रम होते हैं, जिसे जहांगीर ने शाहजहां को उपाधि देते हैं, शाहजहां के जब उन्होंने अहमदनगर क्षेत्र पे कह सकते हैं संधि हो जाती है, दक्षिण भारत में काफ़ी समय तक वे जो शाहजहां होते हैं वे वहाँ पे निवास कर रहे हैं। जब शाहजहां दक्षिण भारत के क्षेत्रों में निवास कर रहे होते हैं तो वे वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। क्या होता है, शाहजहां दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहते हुए विद्रोह कर देते हैं। और जब विद्रोह होता है, ये बात जहांगीर को पता चलती है, तो जहांगीर ने अपने एक सेनापति, जो सेना इस विद्रोह को जो दमन करने जाते हैं, जो सेनापति होते हैं उनका नाम होता है महावत खां। कौन होते हैं, महावत खां ने इस विद्रोह का दमन करते हैं। आखिर अब एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर जो शाहजहां होते हैं उन्होंने ये विद्रोह जब किया तो उनका सहयोग कौन करता है। अगर सहयोग की बात की जाए तो जो अहमदनगर के वजीर होते हैं, मलिक अंबर जो होते हैं, उन्होंने इस युद्ध को या कह सकते हैं इस विद्रोह को उत्पन्न करने में जो शाहजहां होते हैं, जिसे खुर्रम कहा जाता था, उनका सहयोग करते हैं। क्या होता है, जो शाहजहां होते हैं उन्होंने मलिक अंबर के साथ सहयोग करके उन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में विद्रोह कर देते हैं। जब ये बात जहांगीर को पता चलती तो जहांगीर ने अपने इस विद्रोह को दमन करने के लिए अपने एक सेनापति को भेजता है, जिसका नाम महावत खां होता है। महावत खां जाते हैं, इसी विद्रोह का दमन करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ समय के पश्चात, अब जब महावत खां जिन्हें भेजा जाता है कि दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुआ रहा था उसको दमन करने के पश्चात, अब महावत खां को लगने लगा कि जैसे जो राजा होते हैं और राजकुमार हैं, कह सकते हैं जो मुगल सेना के सेनापति थे, उन्हें लगने लगा कि जो राजकुमार हैं और जो शाहजहां हैं, कह सकते हैं जो जहांगीर हैं, इन दोनों के बीच मतभेद हो रहा है। इन मतभेद का वे फायदा उठाना चाहते थे। फायदा कैसे उठाना चाहते थे, इधर पुत्र भी विद्रोह कर रहा है, बाप की बात नहीं मान रहा है, कह सकते हैं जो शासक होते हैं उनकी बात ना मान रहा है, इस वक्त का फायदा उठाने के लिए, ताकि वे विद्रोह करते हैं। विद्रोह करने के पश्चात दोनों में से कोई ना कोई एक लोग सहयोग करेंगे। जो महावत खां होता है उनका एक सहयोग करेंगे, जिससे वे अपने आप को साम्राज्य स्थापित करने में, कह सकते हैं अपने आप को शासक स्थापित करने में उनका ये रणनीति होती है। लेकिन ये रणनीति विफल हो जाती है। कैसे विफल होता है, देखिए जहांगीर जो होते हैं, एक बार जहांगीर काबुल जा रहे थे। काबुल जाने के पश्चात झेलम नदी के किनारे जो महावत खां होते हैं, जहांगीर को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है, जो उस समय के राजकुमार होते हैं जहांगीर, उनको बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने की ये बात जब उनकी पत्नी, कह सकते हैं नूरजहां को पता चलती है, तो नूरजहां अपने समय में कूटनीतिज्ञ होती हैं कि उन्होंने साम्राज्य को कैसे संचालन करना है, उनके प्रजा के हित में कौन कौन से कार्य करने हैं। वे देखा जाए तो प्रशासनिक भाग में, क्या कह सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी भागीदारी करती थी। कौन होती है, नूरजहां प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी भागीदारी दिखाती थी, या कह सकते हैं दिलचस्पी होती थी। जब ये बात नूरजहां को पता चलती है तो उन्होंने अपनी कूटनीति की वजह से उन्हें मुक्त कराते हैं। किसको, जहांगीर को मुक्त कराते हैं। किसके चुंगल से, महावत खां के चुंगल से मुक्त कराते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो महावत खां का ये विद्रोह, या कह सकते हैं जो उन्होंने राजा को, या कह सकते हैं सम्राट को बंदी बनाया था, तो वो उनको मुक्त करते हैं। इस प्रकार ये उनका जो रणनीति होती है विफल होती है। क्या होती है, ये रणनीति उनकी विफल हो जाती है। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। अब आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल में क्या उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के हित के लिए या अपने जो सैन्य व्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं या क्या सुधार करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, इन्होंने जो सैन्य व्यवस्था में सुधार कर सके, सैन्य व्यवस्था में जो सुधार करते हैं, या जैसे अकबर के शासनकालीन में जो प्रथाएं, कह सकते हैं जो सैन्य व्यवस्था में आ रही थी, सैन्य व्यवस्था में जो भी प्रथाएं चल रही थी उनमें कुछ सुधार करते हैं। जैसे मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, यहाँ पे देखिए मनसबदारी व्यवस्था, मन मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, मनसबदारी व्यवस्था में उन्होंने परिवर्तन करते हैं। कौन करते हैं, जहांगीर ने इसका परिवर्तन करते हैं। अब जान लेते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है। मनसबदारी व्यवस्था की बात की जाए तो ये प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था होती है। क्या होती है, ये एक विशिष्ट प्रकार की, या कह सकते हैं विशेष प्रकार की, यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे लिखिए, यह विशेष प्रकार की सैन्य सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था होती है। सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जिस इसमें इसमें क्या सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था होने के साथ साथ इसमें जो व्यक्ति, कह सकते हैं जो पदाधिकारी जितना अधिक है, जितने ऊंचे पद पे रहेगा उसी हिसाब से उनका वेतन दिया जाता था। क्या होता है, पद पद के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाता था। क्या होता है, इसमें लिख दीजिए यहाँ पे, पद के अनुसार, पदानुसार वेतन, पदानुसार वेतन दिया जाता था। कैसे होता था ये याद रखिए। मनसबदारी व्यवस्था किससे होती है, सैन्य एवं प्रशासनिक दोनों से होती थी।
क्या होता था, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित है। तो ये देखा जाए तो जो सैन्य व्यवस्था होती है और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, दोनों से संबंध रखता है। और ये आखिर है, इसमें जो भी पदाधिकारी होते हैं, कर सकते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनका वेतन का निर्धारण किया जाता है कि जैसे जो उच्च पदों पर रहेंगे उनका वेतन अधिक होगा और जो निम्न पदों पर रहेंगे उनका वेतन कम होगा। और बात की जाए मनसबदारी व्यवस्था, देखा जाए तो ये वंशानुगत नहीं होती थी। क्या होती थी? वंशानुगत वंशानुगत नहीं होती थी। क्या होती थी? ये वंशानुगत, जो मनसबदारी व्यवस्था होती थी वंशानुगत नहीं होती थी। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो मनसबदारी व्यवस्था होती है क्या वंशानुगत होती है या नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होता है ये वंशानुगत नहीं होती थी। क्या होती थी? मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं होती थी। आखिर वंशानुगत नहीं होती थी, ये राजा की इच्छा पे निर्भर करती थी कि जो शासक होते थे या सम्राट होते थे वे इनकी इच्छा पे निर्भर होते थे कि वे जो भी उनके समय कह सकते जो मनसबदार होते थे, अगला जो शासक होता था या शासक बनेगा या राजकुमार जो अगला जो सम्राट होंगे, वे चाहे तो उसी व्यक्ति को मनसबदार बना सकते हैं या उसको उसके पुत्र को नहीं बना सकते हैं। ये पूर्णतः देखा जाए, यहाँ पे लिखिए पूर्णतः सम्राट पर निर्भर था। ये पूर्णतः सम्राट पर निर्भर था। ये याद रखिए कि ये वंशानुगत नहीं होता था। ये पद कह सकते हैं वंशानुगत नहीं होता था। अब जान लेते हैं जब मनसबदारी व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई। ये शासनकाल में, ये अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। क्या होती है? मनसबदारी व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? मनसबदारी जो व्यवस्था होती है अकबर के शासनकाल में प्रारंभ की जाती है। जो जो जहांगीर होते हैं इसमें केवल परिवर्तन ये करते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में, जो जहांगीर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में केवल परिवर्तन करते हैं, इसमें एक नया पद जोड़ते हैं, सवार। क्या होता है? सवार पद को, सवार पद, यहाँ पे लिखिए सवार पद, सवार पद का, सवार पद को नया जोड़ते हैं, नया जोड़ते हैं जहांगीर। क्या होता है? इसमें जो जहांगीर होते हैं सवार पद जो होता है इसको नया जोड़ते हैं। बाकी जो भी प्रथा इसमें पहले से चली आ रही थी वो हूबहू वैसे ही प्रारंभ थी, जबकि उन्होंने सवार पद को इसमें जोड़ते हैं। क्या होता है? सवार पद। आखिर हम लोग जान लेते हैं कि जो सवार पद होता है उसमें एक नई क्या जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो अस्पा। क्या होता है? दो अस्पा, दो अस्पा, दो अस्पा, दो अस्पा का क्या कार्य होता है इसमें? क्या, दो का मतलब होता है दो, अस्पा मतलब होता है घोड़े। मतलब जो भी, जैसे जो भी मनसबदार होते थे, जो उनके सवार कह सकते हैं सैनिक होते हैं, सैनिकों से दो गुना घोड़ा रखना होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा, अपने सैनिकों से, अपने सैनिकों से, अपने सैनिकों से दो गुना घोड़े रखने होते थे, रखने होते थे। क्या होता है? दो अस्पा का मतलब क्या होता है? दो अस्पा का मतलब, दो मतलब पहले कहा गया है, दो अस्पा का मतलब होता है, दो मतलब दो होता है। अस्पा का मतलब ये कह सकते हैं, अश्व का मतलब दो, अश्व मतलब आप ये, इसको आसानी से समझने के लिए दो अश्व कह सकते हैं। दो अश्व मतलब जो मनसबदार होते हैं, मनसबदार के पास क्या होता है, अभी आपको बताया गया मनसबदार मतलब इसमें सैन्य व्यवस्था होती है और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। जो भी सैनिक होते थे या जो मनसबदार होते थे, मनसबदार को एक कार्य होता था कि उनके जितने भी सैनिक होते थे, सैनिक के, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 सैनिक होते हैं, 100 सैनिक हैं, आपके पास घोड़ों की संख्या जो होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। अगर आपके पास 50 सैनिक है तो 100 घोड़े होने चाहिए। अगर आपके पास 100 सैनिक है तो 200 घोड़े होने चाहिए। आप कहने का मतलब ये है कि सैनिकों से दोगुना घोड़ा आपके पास होना चाहिए। आखिर 200 घोड़ा, यह कह सकते हैं सैनिकों से दोगुना घोड़ा क्यों होना चाहिए? जैसे कोई भी शासक गया है किसी भी, या कोई भी सैनिक गया है युद्ध में, युद्ध के दौरान ये तो है नहीं कि वो सैनिक ही मारे जाएंगे। युद्ध के दौरान सैनिक के साथ साथ जो उसमें भी जो भी भागीदारी लेंगे, जो भी पशु होंगे या कह सकते हैं जो भी जानवर होंगे भागीदारी लेंगे, उनकी भी हत्या होगी। चाहे घोड़े हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो भी जानवर उसमें अगर भाग ले रहे हैं। इसी वजह से जो जहांगीर होते हैं उन्होंने ये परिवर्तन करते हैं कि जो भी हमारे मनसबदार होते हैं वो अपने सैनिकों से दोगुना घोड़ा रखने की प्रथा प्रारंभ करते हैं। नहीं तो पहले इससे पहले क्या होते थे, जितने सैनिक होते थे, अगर घुड़सवार सैनिक 100 हैं तो 100 ही घोड़े उस शासक के पास होते थे। लेकिन जहांगीर ने इसमें परिवर्तन करते हुए कहा कि नहीं,
अगर जब युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान सैनिक के साथ साथ घोड़े या कह सकते हैं जो भी पशु भाग लेते हैं उसमें, वे भी घायल होते हैं या उनकी भी मृत्यु होती है। इस वजह से जैसे अगर हमारे पास 100 ही घुड़सवार होते हैं, अगर जो हमारे घोड़े हैं युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं, घायल होने के पश्चात उनको इतना जल्दी उपचार नहीं हो सकता है कि अगर दूसरा हमारा युद्ध प्रारंभ हो जाए, तो इस वजह से हमारे सैनिकों की संख्या के साथ साथ जो सैनिक होते हैं उनकी संख्या घट जाएगी और जो अगला युद्ध होगा उसमें हम लगभग पराजय होने की संभावना रहेगी। इसी वजह से कह सकते हैं जो जहांगीर होते हैं दूरदृष्टि सोचते हुए उन्होंने अपने शासनकाल में ये व्यवस्था प्रारंभ करते हैं कि हमारे जो सैनिक होंगे सैनिकों से 2 गुना घोड़े होने आवश्यक हैं। उन्होंने अगला परिवर्तन करते हैं सिंह अस्पा। क्या होता है अगला जो होता है सिंह अस्पा। सिंह अस्पा में क्या होता है, देखिए सिंह अस्पा, सिंह अस्पा, सिंह अस्पा में क्या होता है, जैसे जो भी सैनिक जो मनसबदार होते हैं मनसबदार को अपने से 3 गुना घोड़ा रखना होता है। क्या होता है, अपने से 3 गुना घोड़े रखने होते थे। यहाँ पे लिखिएगा 3 गुना घोड़ा, 3 गुना घोड़ा। इस मनसबदार को क्या होता है, जैसे जो सिंह अस्पा होते थे, सिंह का मतलब आप समझ लीजिए, सिंह का मतलब होता है शेर। शेर का मतलब होता है कि जैसे जो बहादुर सैनिक होते थे, ये कह सकते हैं उच्च वर्ग के जो मनसबदार होते थे। कह सकते हैं मनसबदार में भी कई तरीके के मनसबदार होते हैं, जैसे कोई 500 ग्राम का मनसबदार होता था, कोई 5000 ग्राम का मनसबदार होता था। ऐसे ये जो होते हैं 2 अस्पा मतलब जो होते हैं छोटे मनसबदार होते हैं, कह सकते हैं छोटे गाँव या कस्बों के मनसबदार होते हैं। इस वजह से इनको दो गुना घोड़ा रखना होता था। जो उच्च वर्ग के मनसबदार होते थे, उच्च वर्ग के मनसबदारों को 3 गुना घोड़ा रखना अनिवार्य होता था। क्या होता था, 3 गुना घोड़ा रखना होता था। इन्होंने अपने शासनकाल में ये 2 नवीन पद जोड़ते हैं। इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं, उन्होंने सवार के साथ साथ एक नया पद भी जोड़ते हैं जो होता है जात। जात का कार्य क्या होता है, ये जात याद रखिएगा, सवार और जात। जात के अंतर्गत अब देखिए उन्होंने एक नया पद क्या जोड़ते हैं, जात के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, क्या होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके देखिए मनसबदार का यहाँ लिखिए, मनसबदार का व्यक्तिगत पद क्या होता था, व्यक्तिगत पद व वेतन का निर्धारण होता था। जात में क्या होता था, ये याद रखिएगा, जात और सवार 2 पद याद रखिएगा। जात में क्या होता है, जो मनसबदार होते हैं उनके व्यक्तिगत वेतन या कह सकते हैं उनके व्यक्तिगत पद जो होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं कितने ग्राम क्षेत्र का या कह सकते हैं मनसबदार होगा, या कह सकते हैं कितने इलाकों का मनसबदार होता था। इसका निर्धारण कौन करता था, जो जात व्यवस्था होती थी, क्या होती जात, और उसी के साथ साथ उनमें उनका वेतन भी निर्धारण किया जाता था। और जो सवार पद होता था, सवार पद में 2 तरीके के हुए, 2 अस्पा। इसमें 2 अस्पा का मतलब होता है अपने शासनकाल में जो भी सैनिक होते थे सैनिकों से 2 गुना, जो मनसबदार होते हैं मनसबदारों को अपने सैनिकों से 2 गुना घोड़ा रखना अनिवार्य होता था। जो सिंह अस्पा होते हैं ये देखा जाए तो उच्च मनसबदार होते हैं, ये कह सकते हैं उच्च मनसबदार में इनमें 3 गुना घोड़ा रखना होता था। जो उच्च मनसबदार होते थे अपने सैनिकों से 3 गुना घोड़ा रखना इनमें इनका अनिवार्य होता था। इन्होंने जो जहांगीर होते हैं इनके शासनकाल में ये इन्होंने सैन्य व्यवस्था में 2 नए परिवर्तन करते हैं। जो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ होती है मनसबदारी व्यवस्था, इसमें ये 2 परिवर्तन करते हैं। इसी के साथ साथ अब हम लोग जान लेते हैं कि जो जहांगीर होते हैं जहांगीर के शासनकाल में उन्होंने अपने शासनकाल में कह सकते हैं जो भी उनकी मुद्राएं होती हैं, कौन कौन सी मुद्राएं होती थी, कौन सी मुद्राएं होती थी, किस रूप की होती थी, इन सब के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में जो मुद्राएं प्रचलन करते हैं उन मुद्राओं पर किन का अंकन या कह सकते हैं किन का फोटो लगा था, या कह सकते हैं किसकी किन किन चीज़ों का अंकन किया गया था उनकी मुद्राओं पे, कि केवल उन्हीं का नाम लिखा गया था या साम्राज्य के अन्य जो टकसाल होते हैं टकसालों का भी नाम लिखा गया था। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में कौन से सिक्के प्रारंभ करते हैं। देखिए जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से सिक्के प्रारंभ होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेगा सिक्के। अक्सर कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो सिक्के होते हैं कुछ सिक्कों का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है ये किसके शासनकाल में प्रारंभ किए गए थे। ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिक्के किस धातु से निर्मित होते हैं। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए इनके शासनकाल में सब जो सिक्का चलता था, एक सिक्का था निसार। कौन था, निसार। निसार की बात की जाए तो ये अत्यधिक मूल्य वाला सिक्का होता था, कह सकते हैं जैसे जो मूल्य अधिक होते थे वही सिक्का होता था। यहाँ पे लिखेगा अधिक मूल्य वाला सिक्का, अधिक मूल्य वाला सिक्का क्या होता था, ये अधिक मूल्य वाला सिक्का होता था। आप कह सकते हैं जैसे आपका अभी वर्तमान समय में अगर नोट की बात की जाए तो इस समय जो आप कह सकते हैं
मार्केट में देखा जाए तो 2000 तक नोट आए थे। लेकिन आरबीआई के पास अधिनियम है, कह सकते हैं आरबीआई के पास ये रूल है कि वह 10,000 तक के नोट को छाप सकते हैं। लेकिन अभी तक 10,000 के नोट अभी वर्तमान समय में नहीं चल रही है। लेकिन 2000 के नोट आए थे मार्केट में। इस वजह से जो आप कह सकते हैं उस समय की जो निसार होता था, उस समय के अधिक मूल्य वाला सिक्का होता था, या कह सकते हैं अधिक मूल्य वाला नोट होता था। लेकिन इसके बाद जो सब अब कहा जाए तो जो ये तो है नहीं कि अगर कोई भी सिक्का प्रचलन में है, या कह सकते हैं कोई भी मुद्रा प्रचलन में है, आखिर मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुद्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कोई वस्तु को खरीदने के लिए। जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे, जैसे हमने एक ये मार्कर खरीदा, मार्कर खरीदने के लिए हमने उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था। जैसे किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की जरूरत है, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को एक दूसरे से परिवर्तन कर लेते थे, या कह सकते थे बदल लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में जब कह सकते हैं मुद्रा का प्रचलन आया, तो धीरे धीरे मुद्रा का जब प्रचलन आया, तो जैसे कोई भी वस्तु होती है, इसकी एक मूल्य निर्धारण किया गया। निर्धारण करने के पश्चात जो आपकी मुद्रा होती थी, उसका भी एक निर्धारण होता था कि हाँ, ये मुद्रा इतने मूल्य की है। तो वो आप उस मुद्रा को देंगे तो वह उस मुद्रा के मूल्य के बराबर जो वस्तु होगी आपको दी जाएगी। जैसे ये मार्कर मान लीजिए, अगर हम 30 रुपये के खरीद लाए हैं, तो हमारे पास अगर 30 रुपये का कोई मुद्रा होगी, हम उसको दुकानदार को देंगे, तब वो दुकानदार हमें ये मार्कर देगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं मुद्रा का प्रचलन वस्तुओं के खरीदने बेचने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। ये होता था निसार। उसके बाद जो अगला मुद्रा उनका प्रचलन में था, नूर अफगान। क्या था? नूर अफगान। नूर अफगान था। उसके बाद जो उन्होंने अन्य मुद्राएं थी, जैसे अन्य मुद्राओं में जैसे खैर कबूल था। कौन? खैर कबूल। ये 3 मुद्राएं लगभग थी। इन 3 मुद्राओं में देखा जाए तो ये 2 मुद्राएं, ये कह सकते हैं बड़े मूल्य की थी, ये छोटे मूल्य की। यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटे मूल्य की मुद्रा या सिक्का लिखिएगा। ये कौन कौन सी मुद्राएं थी याद रखिएगा। पहले जो होती थी निसार होती थी। निसार जो होती थी अधिक मूल्य के सिक्के होते थे। जबकि नूर अफगान की बात की जाए या खैर कबूल की बात की जाए, तो ये दोनों देखा जाए तो निम्न वर्ग के, या कह सकते हैं जो छोटे मूल्य के सिक्के होते थे, ये होते थे। कौन होते थे? नूर अफगान और खैर कबूल। ये छोटे वर्ग के सिक्के होते थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि जैसे जब सिक्के का प्रचलन आ गया, या कह सकते हैं सिक्के की प्रिंटिंग होना प्रारंभ हो गई, या सिक्के की ढलाई होना प्रारंभ हो गई, ढलाई होने के पश्चात अब जाहिर सी बात है कि जो कोई सिक्का होगा या किसी के शासनकाल में प्रारंभ होगा, तो उस शासक का नाम लिखा होगा, या कह सकते हैं उस पर उन्होंने क्या क्या अंकित करवाया है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे वर्तमान सिक्के की बात की जाए, वर्तमान समय में जो हमारे साम्राज्य में कह सकते हैं या जो हमारे समय चल रहे हैं, उस सिक्कों पे देखेंगे तो पहले तो जो अशोक लाड होती है, कह सकते हैं जो सिंबल बना होता है, उसके बाद भारत सरकार लिखा होता है। जितने का सिक्का होगा वो लिखा होता है उस पर। उसी प्रकार उस समय जो पहले जो सिक्के बनते थे, ये कह सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में जो सिक्के थे, शुरू में क्या होता था, जैसे जो शुरुआत में थे, जब शासनकाल जहांगीर का शासनकाल में शुरुआती दौर में, यहाँ पे लिखिएगा शुरुआती दौर में सिक्कों पर क्या होता था, शुरुआती दौर में सिक्कों पर सलीम का नाम अंकित था। क्या होता था? सलीम नाम। क्या होता था? शुरुआती दौर में सलीम नाम अंकित था। क्या होता था? जैसे जो अकबर होते हैं, अकबर इन्हें प्यार से क्या कहा जाता था? अकबर इन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? सलीम नाम से बुलाते थे। जब सलीम नाम से बुलाते थे, तो वही इनका, जब उन्होंने शासक जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर जब शासक बनते हैं, शासक बनने के पश्चात उन्होंने उस अपने मुद्रा जो होती थी, जो प्रचलन में उस समय मुद्रा चल रही थी, उस पर सलीम नाम अंकित करवाया था। क्या हो? सलीम नाम लिखा जाता था। लेकिन जब उन्होंने नूरजहां से शादी कर लेते हैं, कह सकते हैं नूरजहां से विवाह हो जाने के पश्चात, उन्होंने उस सिक्के पे, यहाँ पे लिखेगा, आगे चलकर नूरजहां व जहांगीर दोनों के नाम अंकित थे। क्या होता था? जैसे देखा जाए तो जब जहांगीर की शादी होती है, शादी होने के पश्चात नूरजहां जो होती हैं, जो उनकी पत्नी होती थी, उनका भी नाम उस सिक्के पे अंकित होने लगा। कहा गया है जो पत्नियां होती हैं वो अर्धांगिनी होती हैं, मतलब उनका आधा अंग होते हैं, पति का आधा अंग होते हैं। इसका मतलब
उन्होंने जो नूरजहाँ होती हैं, उनका कहने का मतलब था पहले से जो नूरजहाँ होती हैं उन्होंने प्रशासनिक विभाग में काफ़ी एक्टिव रहती थी, या कह सकते हैं प्रशासनिक विभाग होता था या साम्राज्य के संचालन में काफ़ी एक्टिव रहती थी, या कह सकते हैं एक्टिव रहने की वजह से उन्होंने हर क्षेत्र में चाहे जो भी दस्तावेज होते थे या जो भी क्षेत्र होता था उनमें वे बढ़ चढ़ के भागीदारी करती थी। इसी वजह से जो नूरजहाँ होती हैं, नूरजहाँ के नाम से या कैसे नूरजहाँ के साथ साथ जहांगीर के या जहांगीर के नाम के साथ साथ नूरजहाँ के नाम का भी सिक्का साम्राज्य में संचालन होने लगा, प्रचलन में आने लगा। इस समय कौन कौन से थे ये पर याद रखिएगा। देखिए, निसार जो होता था अधिक मूल्य के सिक्के होते थे, याद रखिएगा। ये नूर अफगन और खै कबूल की बात की जाती है, ये छोटे मूल्य के सिक्के होते थे। जब जहांगीर शासक बनते हैं, शासक बनने के दौरान उनके शासनकाल में तो सलीम केवल उनके जो मुद्राएं प्रचलन थी उस समय सलीम केवल सलीम नामांकित किया जाता था या सलीम नाम टकसाल से छपा जाता था। लेकिन जब नूरजहाँ से इनकी शादी होती तो नूरजहाँ जो प्रशासनिक विभाग में काफ़ी भागीदारी करती थी। भागीदारी के दौरान उन्होंने जो उस समय मुद्रा प्रचलन में आने लगी, उस प्रचलन में नूरजहाँ के साथ साथ जहांगीर का भी नाम, ये कह सकते हैं जहांगीर के साथ साथ नूरजहाँ का नाम भी उन टकसालों द्वारा छपना प्रारंभ हो गया था। ये होता था जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से मुद्राएं थी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। निसार पूछा जाता है क्या है, आपको बताया जाएगा। निसार जो होता है अधिक मूल्य के सिक्के होते हैं, किसके शासनकाल में प्रारंभ होता है, ये जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ था। उसके बाद जो नूर अफगन और खै कबूल की बात की जाती है, ये छोटे मूल्य के सिक्के थे। ये याद किए जाए, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सलीम होते हैं, ये कह सकते हैं शुरुआती दौर में जहांगीर के शासनकाल के शुरुआती दौर में जो सिक्के का प्रचलन प्रारंभ होता है उन पे किसका नाम अंकित होता है। तो वो सही उत्तर होता है जो जहांगीर होते हैं उनके शुरुआती दौर में, उनके शासनकाल के शुरुआती दौर में उस सिक्कों पर सलीम नाम अंकित था। लेकिन आगे चलकर वही सिक्कों पर सलीम के साथ साथ उनकी पत्नी जो होती है नूरजहाँ होती हैं, उनका भी नाम अंकित होने प्रारंभ हो गया था। ये होता है जहांगीर के शासनकाल में सिक्कों के बारे में। अब हम लोग कल की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के क्या एक ही जो जहांगीर होते हैं उनके धार्मिक नीतियों के बारे में जानेंगे। क्या जहांगीर केवल किसी धर्म को लेकर कट्टर थे, या कह सकते हैं केवल मुसलमान कह सकते हैं किसी धर्म को लेकर कट्टर थे। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि उन्होंने उनकी प्रजा से किस प्रकार का उनका तालमेल होता है, आखिर उन्होंने जो धर्म होता है धर्म से उनका कैसा नाता होता है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी कक्षा में नए हो तो कक्षा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।